देखिए, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाम से लग रहा है कुछ इलेक्ट्रिक का कंसेप्ट है और कुछ मैग्नेटिक का कंसेप्ट है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे ऑस्टेट, नाम सुना होगा। क्या किया था उन्होंने? ऑस्टेट ने ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ, करंट तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, तो गैल्वेनोमीटर नहीं, मैग्नेटिक निडल। यानी ऑस्टेड ने देखा कि जब किसी सर्किट में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, लेकिन ऑस्टेड ने इसके बारे में डिटेल में कुछ स्टडी नहीं की, और एम्पियर साहब थे और बायोसेवर्ट थे, ये सब अपना जुट गए। ठीक है, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए मैग्नेट की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जब मैग्नेट की खोज हो गई तो फैराडे साहब ने कहा ऐसा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है और उसको आप चेंज करो तो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। जैसे एक तार ले लीजिए और ऐसे मंजीरा बना लीजिए उसका, मैग्नेट का, ऐसे हो जाइए, जय राम जय राम जय जय राम, ऐसे लड़ाइएगा नहीं, वैसे ऐसे आ जाइए, अपने आप करंट फ्लो हो जाएगी। मतलब कहीं गाना हो रहा हो, लाइट ना आ रही हो, तो एक कॉइल लीजिए और कॉइल से एक पंखा बना जोड़ दीजिए। ठीक है, और एक मंजीरा बनाइए, किसका? उसका, मैग्नेट का, और बस ऐसे ऐसे बजाइए गाने के साथ साथ, मतलब आपस में ऐसे लड़ाइए नहीं, तो अपने आप क्या होगा, उस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो अपने आप उसमें एक ईएमएफ क्रिएट हो गया। तो क्वेश्चन ये उठा कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर होगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है? क्वेश्चन ये उठा कि भाई करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बारे में बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है? ये क्वेश्चन उठा। ठीक है, अब ज़रा समझिएगा, कर रहा नहीं कर रहा हमको नहीं मालूम। हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पास कराई। ये इतना सरफेस में हमने मैग्नेटिक फील्ड पास कराई, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर से पास हो रही है। ठीक है, क्या मतलब है? ये डायरेक्शन क्या है? इनवर्ट बोले तो नॉर्थ पोल अंदर की तरफ है, मतलब ऊपर से देखेंगे तो साउथ पोल दिखेगा और नॉर्थ पोल अंदर की तरफ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया, यानी बी को हमने क्या किया, बी को इंक्रीज किया, यानी चेंज किया। इंक्रीज किया मतलब चेंज किया। जब चेंज किया तो ये क्या करेगा, ये कंडक्टर इसको अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। फैराडे के लॉ के हिसाब से इस कंडक्टर से अपोज करना है, तो अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको। अब देखिए, अंदर की तरफ नॉर्थ पोल बढ़ा रहे हो तो ये क्या करेगा, बाहर की तरफ नॉर्थ पोल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यानी कि इसके पास एक मैग्नेट होना चाहिए अपना खुद का, तभी तो कर सकता है। तो क्या इसके पास मैग्नेट है? नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसके पास कौन अस्त्र है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्डर करेगा कि इलेक्ट्रॉन से कहेगा भैया आप ऐसी करंट फ्लो कराओ कि बाहर की तरफ एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाए, और ये जो इनकी बदतमीजी कर रहे हैं, ये बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब दो, इलेक्ट्रॉन तोड़ जवाब। इलेक्ट्रॉन कहेगा देखो दादा हम तो नहीं जाएंगे, हम एक ही शर्त पे जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करो। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे मूव करना है ना, ऐसे, सॉरी, करंट को ऐसे फ्लो होना है ना, यानी इधर करंट को ऐसे फ्लो होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन ये होगी, तभी तो नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। ये करंट डायरेक्शन है आई, तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा, इधर चलेगा। और इलेक्ट्रॉन किधर चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट? नींद आ रही क्या? मालूम है ना पक्का? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेगा या अलोंग चलेगा? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड सोच लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया जाए, किधर भागेगा, पॉजिटिव प्लेट की ओर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर चलना शुरू किया होगा, वीडी वेलोसिटी से इधर, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर क्रिएट होगा, उल्टा। तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया।
क्या हमने देखा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, भाई इलेक्ट्रॉन को अगर ऐसे चलना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट क्रिएट होगा ना, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रही है। करंट इसलिए ऐसे फ्लो हो रही है कि जब करंट ऐसे फ्लो होगी इस प्रकार से तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि आपने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप क्रिएट हो गया। ये किसने बताया था, ये फैराडे का नियम था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो था, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर क्या था, जिसको कि हम कहते हैं क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल कहते हैं ना, मालूम है ये कहते हैं, नहीं मालूम, पक्का, कैसे, कोई रिलेशन आपने पढ़ा है, ई बराबर माइनस डी वी अपान डी आर आपने प्रूफ किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा है ना। माइनस क्या इंडिकेट करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लोअर में जो है पोटेंशियल की तरफ होता है। ठीक है, यानी अगर इलेक्ट्रिक इधर जा रहा है तो यानी लोअर की तरफ जा रहा है, इधर हाई पोटेंशियल होगा उधर लो पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो ये माइनस को डायरेक्शन बताता है, हटा दीजिए माइनस को, तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ई डी आर, चूँकि ई और डी आर दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और रिजल्ट में जो पोटेंशियल मिला है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ कौन सा प्रोडक्ट लगेगा, डॉट प्रोडक्ट लगेगा। ठीक है, और जब अगर टोटल v निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ आपको v मिल जाएगा, या इंटीग्रेट कर देंगे तो v मिल जाएगा, और यही v तो ईएमएफ होता है, इंड्यूस ईएमएफ, तो फॉर्मूला तो वही हम लिख रहे हैं ना। तो ये किसके इक्वल होता है, डी फाइव बी अपान डी टी के। यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि ये इसको अपोज करता है, माइनस, यानी कि E इज इक्वल टू, जिसको कि आप क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एल कह रहे हैं, वो हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाइव बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड था और अपने आप कौन जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने देखा कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसका उल्टा होगा नहीं होगा, इसको हमें सिद्ध करना है। ये हल्का सा रफली नोट भी कर लिया करिए, ठीक है, थोड़ा समझ में आ जाएगा ये आया कहाँ से, कभी कभी हम भूल जाते हैं। ठीक है, नोट करें। अब इसके पहले के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात की जाए, एक टर्म यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट सबसे पहले आता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ठीक है, ये जब एम्पियर्स लॉ को उन्होंने जो है अध्ययन किया तो एम्पियर्स लॉ में एक कमी उनको नजर आई। क्या नजर आई समझिएगा, पहले बता दें कि एम्पियर साहब ने जब नियम दिया था और एम्पियर जब ख़त्म हुए थे तब मैक्सवेल साहब अपना बिस्तर गीला कर रहे थे, मतलब ये 2-3 साल के रहे होंगे, क्योंकि मैक्सवेल का 1836 में शायद डेथ हुई, ये 1831 में पैदा हुए हैं, तो 3-4 साल के रहे होंगे। लेकिन उन एम्पियर साहब को क्या मालूम है कि ये छोटा सा बच्चा बाद में हमारे नियम को गड़बड़ करेगा। इन्होंने जो है उनका एम्पियर्स लॉ को देखा। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, अब लोग समझ रहे हैं ये ना पूछो, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है। एम्पियर साहब ने कहा कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब आप कहेंगे ये तो ओर्स्टेड ने कहा था, चुतिया बना रहे हो, वो तो हमें मालूम है। एम्पियर ने कुछ और आगे बताया, कैसी करंट की डायरेक्शन क्या होगी कि अगर ये अंगूठा करंट डायरेक्शन में है वो सर्किट कंप्लीट होगा। ध्यान रखिएगा, अगर करंट हम दिखा रहे हैं तो यानी कहीं ना कहीं ये बैटरी यहाँ लगी हुई है, तो ये अंगूठा करंट डायरेक्शन में है, तो जिधर हम इसको इस तार को पकड़ेंगे, कर्ल करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट होगा। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी टेंजेंट के अलॉन्ग होगी हर जगह, है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड का ये डीएल लेंथ ले लें और मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालें, मतलब लाइन के अलॉन्ग इसका इंटीग्रेट करें, यानी कि बी डॉट डी एल करें। ठीक है, और टोटल बी डॉट डी एल और टोटल इंटीग्रल करें तो ये करंट के बराबर होगा। चूंकि मीडियम इस मैग्नेटिक फील्ड को कट कर देता है तो उन्होंने कहा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई होगा। ये हमारा एम्पियर्स लॉ था।
अगर मैं कहूँ प्रूफ कर दो तो प्रूफ तो कर ही लोगे बोले तो बड़ा आसान है, कर लोगे, अभी कर लोगे प्रूफ। हाँ नहीं नहीं, तो इसीलिए प्रूफ कर लोगे, अभी याद है तो अच्छी बात है। अगर अभी याद है, लोगों को अभी बताएगी बात अभी नहीं याद होती, तुमको तो क्या याद है। खैर, ये किसने कहा था? एम्पियर्स लॉ ने, ठीक है। अच्छा, एक साइंटिस्ट थे किरचॉफ साहब, उन्होंने कहा था कि भाई अगर किसी जंक्शन में करंट आती है तो जितनी करंट यहाँ आती है उतनी यहाँ से निकलनी होगी। ये दो बातें थी। मैक्सवेल साहब ने एक बात बताई, उन्होंने कहा ठीक है मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एम्पियर्स लॉ को देख के बताया उन्होंने क्या किया कि एक कैपेसिटर लिया, ये कैपेसिटर की प्लेट है, प्लेट किसी भी साइज की हो सकती है, ये प्लेट है, ठीक है, ऐसे रखी गई है इसलिए ये वाला पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और उन्होंने इस कैपेसिटर से एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। अब सिंपल सी बात है कि बैटरी से करंट फ्लो होगी, ठीक है, तो ये करंट फ्लो हो रही थी, ठीक है, और इस प्लेट पे ये करंट आई, ये ऐसे दिखाई जाती है ना करंट। तो मैक्सवेल का कहना था कि अगर इस प्लेट पे करंट आई यहां इतनी, तो इतनी जानी चाहिए, तो क्या इससे करंट कहीं जा रही है? भाई इस तक करंट तो आई, इससे गई, निकली करंट, तो कहाँ गई वो? यानी कि अगर हम देखें तो किरचॉफ का नियम फेल हो गया। अगर इस एक्सपेरिमेंट को देखें तो किरचॉफ का नियम जो है, किरचॉफ्स लॉ, क्या हो गया? फेल्ड हो गया, काम खत्म। अब आते हैं एम्पियर साहब में। एम्पियर साहब का नियम उन्होंने उठाया तो उन्होंने कहा ठीक यहां से करंट आई, तो यहां तो आप बता रहे हो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल जो होता है वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई होता है। इसके बीच में क्या है भाई? यहां तो कुछ है ही नहीं, जिसका मतलब सर्किट ब्रेक हो गया है। तो या तो सर्किट ब्रेक हो गया। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि यहाँ हो क्या रहा है। देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक ली मैग्नेटिक निडल, ठीक है, और इस जगह पर एक लूप बनाया ऐसे। यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, यहां चारों तरफ डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? ऐसा होगा ना। एक लूप बनाया उन्होंने और यहां रखी मैग्नेटिक निडल, निडल हम ऐसी बना पाते हैं, तो ये डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। क्यों हुई? मैग्नेट तो था नहीं यहां पर, करंट की वजह से, ठीक है। और यहां पर करंट है नहीं, तो यहां जब निडल रखी तो उनका ये मानना था, सोचना था कि यहां मैग्नेटिक निडल के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं होगी, क्योंकि यहां करंट है नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, क्योंकि मैग्नेट तो है ही नहीं वहां पर। तो उन्होंने देखा यहां पर भी मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो गई, लफड़ा हो गया। जो चीज यहां हो रही है वही चीज यहां हो रही है। यहां करंट नहीं है, यहां करंट है, यहां करंट नहीं है, फिर भी हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक निडल में वही एक्शन हो रहा है करंट की वजह से, वैसा ही एक्शन यहां हो रहा है, यानी यहां भी कोई करंट होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा इन डिस्प्लेसमेंट, उन्होंने इस करंट को डिस्प्लेस कर दिया और इसकी जगह एक नई टाइप की करंट बताई, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि एक करंट को डिस्प्लेस कर दीजिए और उसकी जगह पे दूसरी करंट इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक है। तो यानी बिटवीन द कैपेसिटर अ न्यू टाइप ऑफ करंट इज देयर, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। अब क्वेश्चन ये उठा कि कह तो रहे हो न्यू टाइप ऑफ करंट इज देयर, जब सर्किट ही नहीं कंप्लीट है तो काहे का करंट? तो उन्होंने कहा देखिए हो ये रहा है कि जब हम इस कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो कैपेसिटर चार्ज होता है। चार्ज होने का तरीका क्या होता है? यहां से पॉजिटिव चार्ज यहां इकट्ठा हो जाता है और नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा होता है। वैसे नियम ये है कि ये बैटरी क्या करती है कि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन खींचती है और खींच करके यहाँ पर इकट्ठा कर देती है, ये नियम होता है, ठीक है। यानी कैपेसिटर को मूर्ख बनाना, उन्हीं के इलेक्ट्रॉन उन्हीं की जेब से निकाल के उन्हीं खिला देना, कहना हाँ पेट भर गया, बोले अच्छा अपना टिफिन चेक करो, उसी से निकाल लिया, पता चला, ठीक है। तो ये प्लेट क्या हो रही है? नहीं, आप ऐसे इंडेक्स होना करिए, चार्ज करिए। ये प्लेट पॉजिटिव हो गई, अंदर दिखाओ चाहे बाहर दिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर दिखाई दे रही। ये पॉजिटिव हो गई, क्या एकदम से पॉजिटिव हो गई होगी? धीरे धीरे हुई होगी ना। तो यहां पर ये नेगेटिव हो गई, यानी यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो उन्होंने कहा ड्यू टू द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज एन करंट दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ में आ गई बात? तो इसको नाम दिया उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। इन्होंने यहां पर भी एक लूप बनाया और बोले यहां पर भी एक करंट है, दिख नहीं रही करंट,
भाई जब तार ही नहीं तो करंट कहाँ से होगी। उन्होंने कहा ये करंट, इस करंट इसलिए नाम दिया क्योंकि वही एक्शन कर रही थी जो बाहर वाली करंट कर रही थी, तो उन्होंने इसका नाम दिया आईडी। क्या नाम दिया? आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो लिखिए डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में डेफिनेशन। अ करंट ड्यू टू changing electric field, a current due to changing electric field, changing electric field और electric flux, मतलब दोनों मतलब एक ही हैं, electric flux is called displacement current, is called displacement current given by देखिए, यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा उतनी ही स्ट्रांग जो है डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। तो उन्होंने कहा आईडी जो है ना, आईडी प्रोपोर्शनेट है डी फाई ई अपान डी टी। लेकिन मजबूरी यह है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में आता है, मीडियम क्या करता है, अपनी परमिटिविटी के हिसाब से उसको कट कर देता है। तो आई डी इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। दोनों ने कहा भैया एम्पियर्स लॉ गड़बड़ है। उसको गड़बड़ मतलब पक्का गड़बड़ नहीं है, एक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। तो किरचॉफ्स लॉ भी प्रूफ हो गया। किरचॉफ्स लॉ जो भी फेल्ड हो गया था, प्रूफ हो गया कि यानी आई यहाँ से करंट गई है, यहाँ से करंट निकली है। जो बाहर करंट है उसको कहा उन्होंने कंडक्शन करंट, और अंदर वाले को कहा डिस्प्लेसमेंट करंट। बाहर वाली करंट को क्या कहा, कंडक्शन करंट, और अंदर वाली करंट को क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ से आईसी करंट गई, यहाँ से आईडी निकली, इस प्लेट पे आईडी आई और यहाँ से बाहर आईसी निकली। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो दिख रहा है कि आईसी और आईडी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो उन्होंने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया। तो आगे आता है मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ क्या है? मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स, ये डायग्राम रब कर दें आप, अभी दोबारा बनाएंगे जब जरूरत पड़ेगी। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनक्लोज्ड बाय दैट मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने कहा कि लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल, जो एम्पियर साहब बोल रहे थे ना, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, आई को आप कर दो आई सी प्लस आई डी, ये कह दीजिए। अब क्वेश्चन ये उठा कि भैया एम्पियर साहब की करंट तो आईसी थी और आपने आईडी और उसमें प्लस कर दिया, तो करंट की वैल्यू बढ़ा दी घटा दी? बढ़ा दी। तो करंट कैसे बढ़ जाएगी? तो उन्होंने कहा नहीं, जहां पर आईसी है वहां आईडी जीरो है, और जहां पर आईडी है वहां पर आईसी जीरो है। यानी कैपेसिटर के बाहर डिस्प्लेसमेंट करंट एब्सेंट है, केवल आईसी रहेगी, और कैपेसिटर के अंदर आईडी रहेगी, आईसी जीरो होगी जाकर के। ठीक है, तो यानी कि क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई सी, और आई डी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई ई अपान डी टी। ठीक है, तो ये आपका एम्पियर्स करेक्टेड लॉ भी कहते हैं, करेक्ट करके बताया गया। एम्पियर्स मॉडिफाइड लॉ भी कहते हैं। ठीक है, नोट करिए। यहां पर आप कहेंगे जो आईसी है वो है आपकी कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट, और जो आईडी है वो आपका है डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों है कि उसने एक टाइप की करंट को डिस्प्लेस करके, इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ आईसी देयर इज अनदर टाइप ऑफ करंट, इसलिए नाम दिया गया उसका डिस्प्लेसमेंट करंट। वैसे इसका नाम होना चाहिए रिप्लेसमेंट करंट। नहीं, अगर नाम देते, अब हम काहे को दे दे, तो हम थे नहीं, अभी हैं तो क्या नाम दे रहे हैं। अब बहुत टफ कॉन्सेप्ट हो गया है ना, तो बड़ा माइक्रो लेवल पे अब एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो अगर हम होते तो इसका क्या नाम देते, रिप्लेसमेंट करंट। ठीक है, अरे देते ही नहीं वही याद करवा देते, यही होता है, जैसे हम लोग याद ही करा रहे हैं। नोट करें। अब हम यहाँ प्रूफ करने ये जा रहे हैं कि आईसी और आईडी एक्चुअल में बराबर है। ठीक है,
आनंद आ रहा है ना, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, हमें भी आनंद आ रहा है। काश ऐसे ही अगर आनंद ऐसा रहा, अरे वाह हाउ स्वीट दिस करंट इज, तो अच्छा अच्छी बात है। और कहीं मुंह बनाए पता नहीं क्या बता रहा है, तो भी गड़बड़ है। अब हम प्रूफ ये करने जा रहे हैं, टू प्रूव आई सी इज इक्वल टू आई डी। एक्चुअली दोनों करंट सेम है, जहाँ पर आई सी है वहाँ आई डी एब्सेंट है, और जहाँ पर आई डी है वहाँ पर आई सी एब्सेंट है। देखो प्रूफ करने जा रहे हैं, सर्किट दोबारा बनाया जाएगा। ये कैपेसिटर है, इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात नहीं हो रही है, अभी तो बस कहानी बताई जा रही है। और यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है, बाहर कौन सी करंट है, यहाँ पर आईसी करंट है, और अंदर कौन सी करंट है, आईडी। अभी हम बना नहीं रहे। हमने क्या किया, बाहर एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया और इसके चारों एक लूप खींचा, एक लूप खींचा, ठीक है। इसको नाम दिया हमने लूप एक्स। तो पहले जरा लूप एक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को एक्स मान लो, लूप का नाम C1 कर दो पॉइंट पे। तो एट पॉइंट एक्स, एट पॉइंट एक्स ड्रॉ अ लूप C1, ड्रॉ अ लूप C1। एक लूप आपने C1 खींच लिया, ठीक है। और इसके अंदर से करंट निकल रही है, ऐसे आईसी करंट इससे पास हो रही है। अब जरा क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल निकालो इसके अंदर। बोलिए नहीं भाई, बी डॉट डी एल निकालिए। हम यहाँ की बात कर रहे हैं, तो किसका नियम लगाना पड़ेगा, एम्पियर का नियम। नियम एम्पियर का ही लगेगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आईसी। ये आईसी करंट हो किस ले रही है भाई, ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। चार्ज की वजह से हो रही है ना, लगातार चार्ज यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, यानी कि इसको ले सकते हैं म्यू नॉट, इसको करेंगे डी क्यू बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस करंट की बात हो रही है, डी क्यू बोले तो इंस्टेंटेनियस चार्ज, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। तो इसको एक क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए 1। तो ये आपने प्रूफ किया कि C1 लूप के लिए बी डॉट डी एल की वैल्यू ये होती है। पहुंचिए यहाँ तक। अब आपने क्या किया, कैपेसिटर के अंदर यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट हमने क्या लिया, Y, और इसके चारों ओर भी एक लूप खींचा हमने, लूप C2। इसके अंदर से करंट कौन सी फ्लो हो रही है, ID। तो एट द पॉइंट Y ड्रा लूप, एट Y कहां पर, इनसाइड द कैपेसिटर, इनसाइड द कैपेसिटर ड्रॉ अ लूप C2। डायग्राम रब कर दें, डायग्राम समझ में आ गया। ये आईडी यहाँ फ्लो हो रही है, ठीक है। सो बी डॉट डी एल यहाँ क्या निकलेगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, लगेगा एम्पियर्स रूल। आई यहाँ पर क्या होगा, आईडी, और आईडी की वैल्यू आपने क्या पढ़ी है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। इसको आपने क्या पढ़ा है, म्यू नॉट, इसको पढ़ा है आपने एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ फाई पढ़ा है आपने। फाई क्या होता है, ई इंटू ए, ई इंटू ई, और ई और ए के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। भाई ये आप जो आप लूप बना रहे हो तो ऐसा बना रहे हो, ये इस प्रकार से लूप बना रहे हो, ऐसे ऐसे लूप बना हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, और ऐसे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है। तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है ना, नॉर्मल ये, तो यानी केवल लिखेंगे ई इंटू ए, ठीक है। अब देखिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ए को बाहर कर दो, तो डी बाई डी टी ऑफ ई, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, बोले रे दादा इतना टफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर हमने प्रूफ किया है। जब गॉस लॉ प्रूफ कराया जा रहा था तो वहाँ पर 2 प्लेट्स रखी गई थी, दोनों पे अपोजिट चार्ज था, सेम चार्ज डेंसिटी थी। उन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रूफ हुआ था, और चूंकि वही कैपेसिटर होता है इसलिए कैपेसिटर के अंदर भी वही चीज़ प्रूफ हो गई थी। याद है कि नहीं याद है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, याद है। बोला आप जब लिख देते हो ना, चूंकि आप बहुत अच्छे टीचर हो, जैसे लिखते हो हमको फौरन याद आ जाता है। इसका मतलब हम भी अच्छे स्टूडेंट हैं। अरे तुम तो अच्छे हो ही,
देखो नहीं भाई मान लो उसमें कुछ चीज़ एब्सेंट हो तो। अब देखिए एप्सिलॉन इधर ले आओ, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ए और अपान एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ, ये सिग्मा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू अपान ए। ए बाहर आ जाएगा तो ये कट गया ना, तो आ गया म्यू नॉट ए, और ये ए बाहर हो गया, और ये आ गया डी क्यू बाई डी टी, ये कट गया। तो ज़रा नोट करिए इसको, तो इसको ज़रा लिखिए। तो क्या हो रहा है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या आएगा, ये क्या बचाई, म्यू नॉट डी क्यू अपान डी टी। इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। ज़रा 1 2 को देखिए आप, सेम रिजल्ट दे रहे हैं ना। और 1 में करंट कौन सी ली थी आपने, आईसी, और 2 में कौन सी ली थी, आईडी। इसका मतलब दोनों करंट कैसी हैं, सेम। बाई इक्वेशन 1 एंड 2। भाई अगर आपसे ये कहा जाए, वैसे कहा नहीं जाता, ये प्रूफ आता नहीं ज़्यादातर, पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि प्रूव करिए कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू सेम होती है, तो आप प्रूव कर देंगे। तो सेम होती है, किरचॉफ्स लॉ प्रूफ हो गया कि प्लेट में जितनी करंट जा रही है उतनी वहाँ से निकल रही है। और ये पहले से बता दिया गया कि बाहर आईडी एब्सेंट होगी, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, और अंदर आईसी जीरो होगी, क्योंकि वहाँ कोई वायर से करंट फ्लो नहीं हो रही है। भाई इसलिए भी जीरो होगा ना कि आईडी होती ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज वहाँ हो नहीं रहा है। अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ज़ीरो। अजीब लग रहा है ना, अभी बताया जाएगा। एनसीईआरटी भी यही लिखा हुआ है, लेकिन कुछ टीचर बताते नहीं होता है और नहीं भी होता है। लेकिन एक स्पेशल मतलब चलते हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्किट में है ना, और एनसीईआरटी कहती है कि चलते हुए इलेक्ट्रॉन में सर्किट में अगर कहीं करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, अभी बताया जाएगा नहीं होगा, चूँकि एनसीईआरटी ने कहा है तो ठीक ही ठाक कहा होगा, चूँकि कहा है इसलिए उसे एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, और ये नोट कर लीजिए। देखिए अगर अब क्वेश्चन ये आता है कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे। देखिए भाई कितना लिखेंगे, अभी तो आप इतना फिर आई डी बराबर आई सी कुछ नहीं करना आपको। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो पहले एम्पियर्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे आप, ठीक है, फिर आप बताएंगे कैपेसिटर के बारे में, फिर आप बताएंगे कि व्हेन वी चेंज द बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, सो ड्यू टू दिस चेंज स्पेशल टाइप ऑफ करंट इज देयर, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तब उसको एक्सप्लेन करेंगे, और आई का फार्मूला म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, बस उतना ही लिख करके छोड़ देंगे। अगर आपसे कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट करंट और ये करंट इक्वल हैं, जो कि नहीं कहा जाता है, तब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज पूछी जाए तब आप लिखेंगे, जितना पूछा जाए उतनी बात करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखिए, कहानी लिखिए, एज आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई ई अपॉन डी टी। तो लिखिए द डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट अ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट मतलब होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी सर्किट में अगर फ्लो हो रहे हैं उसकी वजह से नहीं है। अच्छा, उसमें नहीं मिल पा रहा होगा, लिखिए डिस्प्लेसमेंट। कन्वेंशनल करंट को क्या कहा गया है, कन्वेंशनल करंट को क्या कहा गया है हिंदी में, लाओ देखें जरा। क्या लिखा, कि इट इज नॉट ए कन्वेंशनल करंट but it is produced due to the change in the electric field, that produced a variable magnetic field, so it is called the current, क्या कह रहा है, कह रहा है जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, ये एक्चुअली में कन्वेंशनल करंट नहीं है जो कि सर्किट में बाहर फ्लो हो रही है। ठीक है, जबकि ये किस वजह से है, सर्किट के अंदर चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने, भाई हमने पहचाना कैसे था,
हमने इस डिस्प्लेसमेंट के करंट को पहचाना कैसे था? हम मैग्नेटिक निडल लेकर के आए थे और मैग्नेटिक निडल सर्किट के बाहर जैसा डिफ्लेक्शन शो कर रही थी वैसा ही अंदर शो कर रही थी। इसका मतलब हमने वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखा था, हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा था, जबकि वहाँ मैग्नेट था नहीं। तो हमने तो ये बता दिया कि जैसा मैग्नेटिक निडल बाहर डिफ्लेक्ट हो रही है वैसे ही कैपेसिटर के अंदर हो रही है। इसका मतलब वहाँ भी एक टाइप की करंट है। तो ये बता रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट ये कन्वेंशनल करंट नहीं है, जबकि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुआ जिसकी वजह से एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, उस वजह से ये करंट फ्लो हो रही है। यानी कुल मिला के ये करंट क्यों फ्लो हुई? ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज वहाँ उत्पन्न हुआ, इस वजह से करंट फ्लो हुई। नेक्स्ट लिखिए, इट एग्जिस्ट ओनली, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन there is change in electric field or electric flux. When there is change in electric field or electric flux, यानी कि जब तक कैपेसिटर को आप चार्ज करते रहोगे, ठीक है, यानी कि उसमें चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। या डिस्चार्ज करो, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, तभी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तब तक ये करंट है। फुली चार्ज हो गया मान लें कैपेसिटर, तो उसके बाद उसमें करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि कैपेसिटर डीसी करंट को अलाउ नहीं करता। ऐसा कहीं कहीं लिखा होता है कि कैपेसिटर डीसी करंट को अलाउ नहीं करता। मतलब होता क्या है, जब हम बैटरी से जोड़ते हैं तो चार्ज होना शुरू होता है, चार्ज होना शुरू होता है तब तो करंट फ्लो हो रही होती है। कैपेसिटर के बाहर कन्वेंशनल करंट, संयोजक तारों वाली करंट, जो भी उसका नाम देख लेना एक बार, अगर कहीं दिया होगा तो हम बताएंगे, और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन जैसे कैपेसिटर चार्ज हो गया वैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि कैपेसिटर इसको अलाउ नहीं करता, डीसी को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्टेडी, स्टेडी मीन्स कांस्टेंट, अगर ये स्टेडी हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी ई कांस्टेंट हो गया। भाई जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है? होता है ना, लेकिन कैसा होता है? फिक्स होता है, फिक्स हो जाता है ना। जब कैपेसिटर चार्ज हो गया, ये वर्ड देखिए क्या बोला जा रहा है, तो उस समय आईडी की वैल्यू क्या हो जाती है वहाँ पर? 0। तो किरचॉफ भी वहाँ रुक गए, क्योंकि आईसी तो जा रही है, वो आईडी है नहीं वहाँ पर, इसलिए ये फ्लो नहीं होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, together with IC and ID, together with IC and ID, satisfy the property of continuity of current, satisfy the property of continuity of current, यानी कंटिन्यूटी ऑफ करंट को बताती है कि करंट कहीं ब्रेक नहीं हो रही है। अदरवाइज कैपेसिटर लगा के हमने दिमाग क्या लगाया था कि कैपेसिटर के बाहर तो करंट है लेकिन अंदर गैप है, इसलिए वहाँ कोई करंट नहीं हो रही है, ठीक है। अब कुछ बातें और बतानी है, वो हेडिंग नहीं है, वो केवल एक नोटिंग में कुछ चीज़ समझानी है, उसे नोट कर लें, वो आपकी जानकारी के लिए है। इंट्रोडक्टरी एक तरीके से है वो, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे। नंबर 1 लिखिए, अगर मान लिया कहीं पर कोई चार्ज है, ठीक है, ये कोई चार्ज है और ये भाई साहब रेस्ट में है, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। तो रेस्ट का चार्ज कौन कौन से फील्ड क्रिएट करता है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करेगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन चूंकि मोशन में नहीं है इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करता। तो लिखिए, चार्ज एट रेस्ट produces electric field but not magnetic field. ठीक है। नंबर 2, अब अगर चार्ज मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो नेक्स्ट लिखिए,
if charge q is moving with uniform velocity, if charge q is moving with uniform velocity, और ब्रैकेट में लीजिएगा इन अ सर्किट, इन अ सर्किट, सर्किट के बारे में बात हो रही है, क्योंकि चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी देने के लिए कौन जिम्मेदार है? सेल, सेल या बैटरी, वही उसको दे सकती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसका मतलब क्या होता है कि चार्ज बैटरी के द्वारा एक डायरेक्शन में चलेगा तो करंट तो है, देन देयर विल बी द करंट, देन देयर विल बी द करंट, देन देयर विल बी द करंट। करंट किस लिए है? ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज, देयर विल बी द करंट, सो there will be the magnetic field, so there will be the magnetic field, but no electric field will be there, but no electric field will be there। अब गड़बड़ हो गया कि भैया चार्ज तो फ्लो हो रहा है, चार्ज भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अजीब नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? अब इसको समझाया जाए। देखिए, हम चार्ज को कहाँ मूव करा रहे हैं? सर्किट में, फ्री नहीं मूव करा रहे हैं। सर्किट में जरा आप सर्किट बनाता हूँ मैं, ये क्या बना रहा हूँ, मैंने आपको एक तार दिया, एक कंडक्टिंग वायर दिया, इसमें नेट चार्ज कितना है? इसमें नेट चार्ज कितना है? ले सोच रही कहाँ बताएं, 5 किलो, 7 लीटर, 0। अरे भैया किसी भी कंडक्टिंग वायर में, कंडक्टिंग का मतलब ये थोड़े इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, वो अपने पेरेंट्स एटम से टूट गए हैं, लेकिन वहाँ पेरेंट भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। ठीक है, कोई आएट देख रहे हैं, हम घर नहीं आएंगे, पेरेंट के ना घुसो जा करके, चल नालायक कहीं के, लेकिन पेरेंट मन में क्या सोच रहे हैं? आओ आओ, मतलब पेरेंट कैसे हो गए हैं? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए हैं? निगेटिव। दोनों वही कंडक्टर में हैं, नेट चार्ज 0। अब हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया और अभी हमने स्विच ऑफ रखा है, अभी भी नेट चार्ज कितना है? 0। अब मैंने बैटरी ऑन कर दी तो क्या ये चार्ज दे देगा इलेक्ट्रॉन? ये बैटरी चार्ज दे देगा, अभी भी नेट चार्ज कितना है? अभी भी 0 है ना, क्योंकि बैटरी क्या करती है? आप ही का खाना उठा के आप ही खिला देती है, आप ही की इलेक्ट्रॉन मूव करा देती है। तो अगर हम निकालना चाहें कि इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, तो हमको एक गॉसियन सरफेस खींचना पड़ेगा। हमने खींच दिया, ये गॉसियन सरफेस है, कोई भी शेप ले सकते हैं आप। ये क्या है? गॉसियन सरफेस। अब बताओ इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है? इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है? जितना पहले था उतना ही अभी है। अभी कितना था? गॉसियन सरफेस के अंदर आने से क्या टिफिन में रोटी बढ़ गई? 0 है ना। और अगर किसी गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना उससे पास होता है? 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू ए, 0। तो E बराबर कितना होगा? 0। वही तो हम कह रहे हैं ना, किसी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, उसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा लिखा नहीं, वो कंफ्यूज लोग हो जाते हैं या लोग कर देते हैं कि नहीं होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेकिन सर्किट में 0 होगा। इसका ये रीज़न है। रीज़न चाहो तो आप एक्सप्लेन करके नोट कर लो। देखिए, बैटरी लगाने से करंट फ्लो हुई, लेकिन करंट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थोड़े आ गए। बैटरी इलेक्ट्रॉन थोड़ी देती है, बैटरी केवल आपके जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, उनको केवल, हाँ, उनको बता देती है पापा घुसो अपना काम करो, चलो आओ, चलो चली ट्रांसगंगा सिटी घुमा लाई चलाए, बस केवल एक डायरेक्शन में मूव करा देती है। ठीक है, यही करती है। बाद में पता चला पापा को मालूम नहीं बेटा गया कहाँ, पता चला जब एकदम से बाढ़ आ गई, बही गए, तब पता चला चाहे हुआ रहे। अक्सर आता है ना कि फला जगह पता चला कर रही इंजीनियरिंग, कहे पानी नहीं है वहाँ, सेल्फी ले रहे हैं ऐसे, जो भी है, जो भी आप समझे। अब पता चला कर रहे हैं इंजीनियरिंग और पता चला मैडम जी टहल रही हैं उत्तराखंड की वादियों में, पिताजी फ़ोन करें, कहाँ पापा आई एम स्टडिंग डिस्प्लेसमेंट करंट। उनको कहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? एकदम से बाढ़ आ गई, जब बह गई तब पता चला वो कहाँ थी वहाँ। तो फिलहाल समझ गए, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब एक नोटिंग वाला एक और पॉइंट लिख लीजिएगा। एक पॉइंट लिखिए, फ्री मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। फ्री मूविंग चार्ज produce electric and magnetic field both।
यानी कि अगर चार्ज किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है, यहां से गए घर में फिर लौट के आ गए, यहां से गए घर में फिर लौट के आ गए, सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होता है। नेक्स्ट लिखिए, एक्सिलरेटेड चार्ज। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम आ रहा है। एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस्ड, एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल produced the time varying electric and magnetic field, the time varying electric and magnetic field। जहां पर एक्सीलेटर लिखा है ना, उसमें और करके लिख दीजिएगा ऑसिलेटिंग चार्ज, मतलब एक्सीलेटेड बोलिए या ऑसिलेटिंग चार्ज, प्रोड्यूस अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कॉल्ड। यानी कि अब आपने पहला समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो कि वेव के फॉर्म में चलता है, जिसको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, वो कहाँ से प्रोड्यूस हुई? ड्यू टू द एक्सिलरेटिंग चार्ज। अब ये नया नाम आया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या। अभी तक तो हम मालूम ही नहीं था कि एक्चुअली में इनविटेशन दिया किसको गया है। अभी तक तो पार्टी शुरू हुई है। अब पता चला कि अच्छा ये हैं। हमने कहा ऑसिलेटिंग चार्ज। आपने इसका कोई इंस्ट्रूमेंट पर देखा है? अभी कभी कोई कहीं कुछ पढ़ाया गया है? एलसी ऑसिलेटर पढ़ाया गया आपको? अल्टरनेटिव नहीं पढ़ाया, हमने नहीं पढ़ाया, आपने पढ़ा होगा। एलसी ऑसिलेटर नहीं बताया गया था। उसमें एक, अगर याद हो तो, एक कॉइल थी, ठीक है, और एक कैपेसिटर था। ये कैपेसिटर था। हमने क्या किया था? बैटरी से पहले कैपेसिटर को चार्ज किया था, अभी कॉइल जुड़ी नहीं इससे, और जब ये चार्ज हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसके बाद हमने क्या किया? इस बैटरी को हटा दिया था और यहाँ से चार्ज छोड़ दिया था। अब ये चार्ज क्या होंगे? ये आपस में न्यूट्रलाइज करना चाहेंगे, तो ये रास्ता तो बंद है, तो इन्हें इधर से जाना पड़ेगा। तो ये चार्ज इधर से जाना शुरू करती है। जाना शुरू कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। मूवमेंट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर जाना शुरू करते हैं तो एक करंट फ्लो होती है, और जैसे यहाँ एकदम से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, नहीं, हम बता नहीं रही है, आपको अल्टरनेटिव करंट में समझाया गया है। तो जब चार्ज यहाँ पहुँचते हैं तो ये भाई साहब क्या करते हैं? कॉइल क्या करती है? करंट चेंज हो रही ना इसमें, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है अपोजिट डायरेक्शन में, ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है, जिसको कि आप सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को रोक देती है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, प्लस चार्ज यहाँ इकट्ठा हो रहा है, लेकिन ये रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते जाएंगे, करंट चेंज होती जाएगी, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, अपोज करने के लिए। जब सब इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए और सब होल्स इकट्ठा हो गए, अब देखा, या पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गए, अब देखा ये जाने नहीं दे रहे हैं, तो यहीं पे अपना चदरा बिछा के सब लेट गए, जाओ बाढ़ में जाओ, ना जाए दो, या अपना आराम से टेंट लगा लिया। अभी चेंज तो जीरो हो गया ना, अब क्या हो गया? अब चेंज जीरो हो गया, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड वीक होने लगता है। तो ये क्या करते हैं? फिर उसको अपोज करते हैं और ये इसको सपोर्ट कर देते हैं एकदम से, ठीक है। और सपोर्ट करने से क्या हुआ? ये इधर आ गए और ये इधर आ गए, रास्ते में मुलाकात हुई नहीं। और यहाँ पर कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव। और यहाँ पर कैसा चार्ज हो गया? और फिर यहाँ को देखो, अबे हम तो उधर, अब तू हुआ? बोले हाँ, हम इधर से तो गिर आए हैं बड़े चौड़े तरफ से, और तुम? बोले हम उधर से नहीं। अच्छा, पिछड़ों देखा होगा, दो ऐसे जाएंगे, इधर मुंह उल्टा होता है, अम्मा के इधर मुंह है, बच्चा के इधर मुंह, देखे नहीं, देखा है ना। इसी प्रकार से ये फिर डिस्चार्ज होता है। तो ये बार बार ऑसिलेट हो रहे हैं ना। जब ऑसिलेट हो रहे हैं, हमने यहाँ दूर में एक अपना क्या लगा था? स्पीकर लगा दिया, तो अपने आप स्पीकर में आवाज़ आने लगी, या वो थोड़ा सा कुछ लगा, उसमें कुछ आवाज़ आ रही है। हमने यहाँ से कोई तार तो जोड़ा नहीं था, तो हमने देखा ये जब ऑसिलेट हो रहे थे तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न हो रही थी, उसकी वजह से वहाँ आवाज़ आ रही थी। तो ये एलसी ऑसिलेटर आपने पढ़ा है। तो ऑसिलेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये कहानी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंट्रोडक्शन की है, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट की है। ये केवल टॉपिक किसका है? डिस्प्लेसमेंट करंट का है, ठीक है। अब बात करेंगे मैक्सवेल्स लॉ की, ठीक है। चलिए।